हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे सी टेट का प्रीवियस पेपर जो हुआ था 9 दिसंबर 2018 को, और इसका एक पार्ट हमने पहले कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सी टेट के प्रीवियस पेपर की प्लेलिस्ट की लिंक पड़ी हुई है, आप वहां से जाकर इसके फर्स्ट पार्ट भी देख सकते हैं। और ये जो साइड में जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने पढ़ाई है। एनसीईआरटी को बहुत डिटेल में पढ़ाया है, क्योंकि जो सी टेट में जितने भी क्वेश्चन आते हैं सोशल साइंस से रिलेटेड, वो सभी सी एनसीईआरटी से ही आते हैं। 6th, 7th और 8th क्लास की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आप इन प्लेलिस्ट पर क्लिक करके देख सकते हैं, और इन सब की लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और पहले आप थ्योरी देखना किसी भी चैप्टर की, और फिर उसी चैप्टर से रिलेटेड उसके क्वेश्चन आंसर देखना। देखो, थ्योरी की जो प्लेलिस्ट है वो अलग है और एमसीक्यू की प्लेलिस्ट अलग है। तो अगर एमसीक्यू देखने हैं तो एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट देखना, और अगर क्वेश्चन आंसर देखने हैं तो क्वेश्चन आंसर वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करके देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। एक आत्मनिर्देशित, आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होता है, उसे कहते हैं। पहला है जटिल सोच, दूसरा है बुद्धिमान सोच, तीसरा है अमूर्त सोच, चौथा है आलोचनात्मक सोच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4th, आलोचनात्मक सोच। बहुत ज्यादा विस्तार से हम आलोचनात्मक सोच पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने बहुत विस्तार से आलोचनात्मक सोच को बता दिया है। ठीक है, चलो थोड़ा सा हम इन जो कठिन कठिन से शब्द हैं इनका अर्थ बता देते हैं। एक आत्मनिर्देशित, आत्मनिर्देशित मतलब जब जो बच्चा है उसको सारी चीजें पता है एक टॉपिक के बारे में, उसके गुण दोष सब कुछ पता है, तो वो अपने आप को खुद निर्देशित करता है। ठीक है। आत्म अनुशासित, जब सारी पहलू उसको पता होंगे, उसके गुण भी पता होंगे, दोष भी पता होंगे और सारी जानकारियां भी पता होंगी, तो वो अपनी सोच को खुद अनुशासित करता है, जो उचित तरीके से या उच्चतर स्तर तक तर्क करने का प्रयास करता है। ठीक है, क्योंकि जब उसको सारी चीजों के बारे में जानकारी पहले दे दी जाएगी बच्चे को, और किसी चीज से रिलेटेड गुण दोष सारी चीजें बता दी जाएंगी, तो उसका जो तर्क करने का स्तर है बच्चे का, वो काफी ऊपर लेवल का हो जाएगा, उच्चतम लेवल का हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखो, यही एक क्वेश्चन था जो पेडागोजी से था, आगे कोई भी क्वेश्चन आपको पेडागोजी से में नहीं मिलेगा। क्वेश्चन है 43। अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? यानी कि अजंता में जो चित्रकारी दिखाई गई है, वो उसमें जो कलर यूज करे गए हैं वो कहां से करे गए हैं, मतलब किस चीज से वो कलर प्राप्त करे गए हैं। पहला है ग्रेफाइट, दूसरा है पौधे और खनिज, खनिज जैसे सोने चांदी, इनसे पेंटिंग करी हो, या पौधों से पेंटिंग करी हो, जैसे पौधों से हरा कलर ले लिया। ठीक है। और खनिज, अगर व्हाइट कलर की जरूरत हुई तो चांदी का इस्तेमाल कर लिया, पीले कलर की जरूरत हुई तो पीतल का इस्तेमाल कर लिया, सोने का इस्तेमाल कर लिया, उस तरह से। ठीक है। तीसरा है स्लेट, चौथा है पशु अंगों के अवशेष। ठीक है। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा वो आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, पौधों और खनिजों से। और ये जो चित्रकारी है वो इतनी खूबसूरत है कि इतने समय के बाद भी ये चित्रकारी खराब नहीं हुई है। ठीक है, अभी भी वो पूरी तरह से ऐसी ही है जैसे वो चित्रकारी बनाई गई है। अगर आप ड्राइंग की बात करें तो कुछ सालों बाद ये जो कलर होते हैं वो फेड हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, उतनी चमक नहीं होती है जितनी चमक उनमें बनाते समय होती है। नेक्स्ट देखते हैं। और देखो, ये जो अजंता की गुफा है ये है महाराष्ट्र में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। सबसे पुरानी पंडुलिपियां डैश पर लिखी गई थी? पंडुलिपियां डैश पर लिखी गई थी। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। पहला है पत्थरों पर, दूसरा है पौधों और खनिज पर, तीसरा है लकड़ी पर, चौथा है ताड़ पत्तों पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताड़ पत्तों पर। देखो, पंडुलिपियां जितनी भी हमें पुरानी मिलती हैं ऋग्वेद काल की, वो सभी ताड़ पत्तों पर लिखी गई हैं। और ये जो पंडुलिपियां हैं, ये एक ताड़ नाम का वृक्ष है, उस वृक्ष से बड़े, उस वृक्ष के पात्रों पर लिखी गई है। ठीक है। मतलब एक सीधा सीधा वो पेड़ होता है, सदाबहार वन का पौधा है वो, और मेनली कहाँ पाया जाता है? आपके
आपके बिहार में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ठीक है, जहाँ ठीक ठाक नमी है, जहाँ गंगा यमुना की बहुत सारी शाखाएं जहाँ से निकलती हैं, तो जहाँ पर पानी ठीक ठाक होगा वहां पर, और सूरज का प्रकाश प्रॉपर मिलेगा, वहां पर सदाबहार वन होंगे, है ना। तो आपके बिहार में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में नदियां अपना डेल्टा बना रही हैं, तो पानी की तो बहुत अच्छी सुविधा है, और ऊपर से प्रकाश भी ठीक ठाक पड़ता है, क्योंकि वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है ना। तो वहां पर कैसे वन पाए जाते हैं, वहां पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, और सदाबहार वन का ही ये वृक्ष है ताड़, और इस ताड़ के ही वो बनाए जाते थे, एक तरह से आप मान लीजिए बड़े बड़े कागज बनाए जाते थे। ठीक है, बड़े बड़े कागज टाइप के बनाए जाते थे, और उन पर लिखा जाता था, और उनको अपने हिसाब से काट लिया जाता था, पेपर को जिस तरह से भी उनको काटना होता था। ठीक है, और उस पर लिखा जाता था, और ये बहुत ज्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं रह पाते थे, इसलिए कुछ कुछ सालों में, 20-20, 30-30 सालों में इसको चेंज करना पड़ता था। ठीक है, आजकल तो विशेष प्रकार के भी पेपर आ गए हैं जो 100-100 साल तक भी चल सकते हैं, लैमिनेट कर देते हैं चीजों को, तो और भी लंबे समय तक वो चल सकती हैं। पहले ऐसा नहीं था, तो इसलिए ताड़ पत्रों पर जितने भी ग्रंथ हैं हमारे हिंदुओं के, जितनी भी सारी चीजें हैं, वो सभी पंडुलिपियों पर ही लिखी गई हैं। ठीक है, तो मेनली पंडुलिपि क्या है? पंडुलिपि है कि जो वृक्षों के छाल पर, या वृक्षों से वृक्षों को छील कर, ठीक है, पतला पतला उनको इस तरह से काटा जाता था और उन पर लिखा जाता था, तो उनको बोलते थे पंडुलिपि। ठीक है, और आप जहां भी इतिहास में पढ़ेंगे, जो प्राचीन भारत है उसमें पंडुलिपियां ही चलती थी। और कागज का विकास बहुत बाद में हुआ। कागज का विकास हमारे देश में नहीं हुआ था, चीन में हुआ था, चीन से आया है ये हमारे देश में। ठीक है, जब व्यापारी आते थे जाते थे, तो जब देखा गया कि जो चीन के व्यापारी हैं वो विशेष प्रकार की कागज का प्रयोग करते हैं, तो फिर वहां जाकर देखा गया कि किस तरह से कागज बनता है, और अब हमारे देश में भी कागज बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि या काल सबसे लंबा है? तो देखिए, ये जो 45 है, ये आया है आपके 6 क्लास की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 से आया है। और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था कि सबसे पुरानी पंडुलिपियां कहाँ पाई जाती हैं, कैसे बनी, कैसे लिखी गई, ये आया है आपका 6 क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो ये वाला भी चैप्टर नंबर 1 से है, और ये वाला चैप्टर नंबर 2 से है। अब देखते हैं ऑप्शन। पहला है मध्य पाषाण काल, दूसरा है नव पाषाण काल, तीसरा है महापाषाण काल, और चौथा है पुरापाषाण काल। तो सबसे लंबी अवधि कौन से पाषाण काल की है? तो ये है आपकी पुरापाषाण काल की। और पुरापाषाण काल की जो अवधि मानी जाती है वो 20 लाख वर्ष पहले से, ठीक है, 20 लाख वर्ष पहले से 10,000, ठीक है, 10,000 वर्ष पहले तक की मानी जाती है। सॉरी, 12,000, 10,000 में तो वो हो जाएगा ना पाषाण काल, तो 12,000 वर्ष पहले तक की अवधि मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। दिए गए कथन ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। बी है यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, तो ये दोनों ही सही हैं। और ये आया है आपका 6 क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 3, और इसका जो हो जाएगा ये दोनों सत्य हो जाएंगे। और एक चीज और आप याद रखना, मेहरगढ़ पाकिस्तान में जो पुरातत्व स्थल मिला है वो कौन से दर्रे के पास है, ये दर्रे का नाम याद रखना। ठीक है, कई बार दर्रे का नाम ही पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? पहला है हरियाणा, दूसरा है गुजरात, तीसरा है जम्मू कश्मीर, और चौथा है आपका पंजाब। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 47 का, वो हो जाएगा दूसरा, गुजरात। गुजरात में हमें मिला है लोथल और धोलावीरा। ठीक है, और भी कई सारे हैं जो मेन होते हैं, मैं उनको ही बता रही हूँ।
तो देखो हरियाणा में है राखी गढ़ी और वनवाली। ठीक है, राखी गढ़ी और वनवाली मिले हैं। और ये वाला आया है आपका 6 क्लास की एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 3 से। देखो मैं आपको हर क्वेश्चन का प्रूफ दूंगी कि कौन सा क्वेश्चन आपकी कौन सी एनसीईआरटी से आया है। एनसीईआरटी से बाहर कुछ आता ही नहीं है, ठीक है, सीटेट में। और मैंने एनसीईआरटी को बहुत डिटेल में इसीलिए कराया है कि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो आप प्लीज मेरे चैनल पर जाकर सारी प्ले लिस्टों को देखना बारी बारी से, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटिकल साइंस की, आपको वहां से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रचा गया है? पहला है पाली, देखो ये पाली है, गलती से टाइप हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है ये। दूसरा है संस्कृत, तीसरा है प्रकृत और चौथा है ब्रह्म। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संस्कृत। जो ऋग्वेद है वो मूल रूप से संस्कृत में रचा गया है यानी लिखा गया है। और ये आया है आपका 6 क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे। महाजनपद के पहले शासक थे। देखो महाजनपद में जो शासन सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ वो हुआ था हर्यक वंश का। ठीक है, हर्यक वंश का स्टार्ट हुआ था। अब देखते हैं ऑप्शन इसके। पहला है प्रसेनजीत, दूसरा है बिंबिसार, चौथा है अजात शत्रु और तीसरा है अजात शत्रु और चौथा है महावीर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिंबिसार। देखिए इनकी एक बार मैं वंशावली बता देती हूँ हर्यक वंश की। पहला है आपका बिंबिसार, दूसरा है आपका अजात शत्रु, तीसरा है उदयन और चौथा है अनुरुद्ध। ठीक है, ये सारे आप याद कर लेना, कई बार इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है कई सारे एग्जाम में। ठीक है, टीजीटी में भी आपको देखने को मिलता है। तो आप तैयारी बिल्कुल ये सोच के ना कीजिए कि आपको केवल सीटेट का ही एग्जाम देना है। आप ये सोच कर भी तैयारी कीजिए कि आपको आगे टीजीटी का भी एग्जाम देना है और वो क्लियर करना है। ठीक है, तो इस सोच के हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। तो बिंबिसार के बाद अजात शत्रु का बाद उदयन और उदयन के बाद अनुरुद्ध। ठीक है, इसको पिता हंतु वंश भी बोलते हैं। उसकी वजह यह है कि इन सभी ने अपने अपने पिताओं की हत्या करके राजगद्दी पर बैठे थे। जैसे बिंबिसार की हत्या करके अजात शत्रु की हत्या करके उदयन और उदयन की हत्या करके अनुरुद्ध बैठे थे। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया कि 6 क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी से आया है चैप्टर नंबर 5 से क्वेश्चन आया है। ठीक है, देखो जब मैंने डिटेल में चीजों को पढ़ाया है तभी मुझे पता है ना कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आया है। तो प्लीज आप जाकर देखिए और बहुत ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या तो आप एनसीईआरटी बाजार से खरीद लीजिए अगर सामर्थ्य है तो, ठीक है, वो सबसे बेस्ट है। अगर आप खरीद लेंगे वो सबसे बेस्ट रहेगा, हमेशा पढ़ने में आसानी रहेगी। टीजीटी की तैयारी करेंगे या पीजीटी की तैयारी करेंगे, किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे, आपको एनसीईआरटी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। आज खरीद लेंगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। अगर आप नहीं खरीद सकते, फाइनेंशियली आपको कुछ प्रॉब्लम है, तो सीटेट का के लिए आप एनसीईआरटी डाउनलोड भी कर सकते हैं फ्री में, पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैंने भी की है फ्री में डाउनलोड, और ये आपको एनसीईआरटी की साइट पर मिल जाएंगी। ठीक है, सारी बुक की पीडीएफ आपको एनसीईआरटी की साइट पर मिल जाएंगी, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्लीज वहां से डाउनलोड कर लीजिए और फ्री में पढ़िए, क्या दिक्कत है आपको। लेकिन बुक अगर होगी तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, मैं पीडीएफ को प्रेफर कम करती हूँ बुक को ज्यादा, क्योंकि पीडीएफ से इतने अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता। मोबाइल या लैपटॉप में इतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं होती जितना अच्छे से आप बुक में पढ़ते हैं। और बुक में आप जब पढ़ते हैं तो चीजों को वहीं पे मार्क भी करते हैं और कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा तो साइड में लिख भी लेते हैं, जबकि पीडीएफ में आप ऐसा नहीं कर पाते हो। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रय रत्नों में से नहीं है? ये 4 दे रखे हैं, एक ऐसा है जो त्रय रत्नों में से नहीं है बौद्ध धर्म की। ठीक है, बौद्ध धर्म की जो स्थापना थी वो किसने की थी? महात्मा बुद्ध ने की थी, ये सभी को पता है। पहला है आपका धम्म, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है संघ, चौथा है बुद्ध। तो इसका जो सही आंसर है 50 का वो हो जाएगा दूसरा, अहिंसा। ठीक है, अहिंसा नहीं है, बाकी ये तीनों है। और ये आपका आया है 6 क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 6। और हम जैन धर्म की भी बात कर लें तो जैन धर्म में भी 13 रत्न है एक तरह से। उन
उसमें है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। यानी कि सही दर्शन कीजिए, सही ज्ञान प्राप्त कीजिए और सही सबके साथ आचरण कीजिए। ठीक है, ये वहां पर मेन मंत्र है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्य का चुनाव करता है? राज्यसभा के सदस्यों को कौन चुनता है? ठीक है, कौन लोग राज्यसभा के सदस्यों को वोट डालते हैं या चुनते हैं? पहला है संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता, दूसरा है लोकसभा सदस्य, तीसरा है विधानसभा के सदस्य यानी विधायक, चौथा है विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र के मतदाता। मतदाता यानी कि सीधे की सीधे वो जो जनता है वो वोट डालती है। जबकि जो राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं वो प्रत्यक्ष नहीं होते हैं, उसमें जनता भाग नहीं लेती है, जनता वोट नहीं डालती है। उसमें वो जो चुनाव होता है राज्यसभा का वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब है डायरेक्ट जनता नहीं डालती है वोट, पहले जनता किसी नेता को चुनेगी और फिर वो नेता राज्यसभा के सदस्य को चुनेंगे। प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट वोट डल रही है जनता द्वारा तो प्रत्यक्ष चुनाव हो गया। अप्रत्यक्ष हो गया कि जनता किसी को चुन रही है और जो जिस व्यक्ति को जनता चुन रही है वो आगे सदस्य को चुन रहा है। ठीक है, तो इसके जो चुनाव में भाग लेते हैं या वोट डालते हैं या चुनते हैं, एक ही बात है सबका मतलब। तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, विधानसभा के सदस्य या विधायक। ठीक है, इनको एमएलए भी बोलते हैं। ठीक है, एमएलए भी इनको बोलते हैं, तो एमएलए भी बोलते हैं। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में एमपी के चुनाव होने वाले हैं और वो जो एमपी होंगे वो किसको निर्धारित करेंगे? वो करेंगे प्रधानमंत्री को। ठीक है, तो प्रधानमंत्री का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है एमपी से। ठीक है, अभी एमपी की वोट डालेंगे हम लोग, वोट डाल के अपने अपने क्षेत्र के एमपी को चुनेंगे और जिस पार्टी के एमपी ज्यादा होंगे वो किसको चुनेंगे? वो प्रधानमंत्री को चुनेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? पहला है राष्ट्रपति और संघीय। देखो, राष्ट्रपति जो प्रणाली है ये हमारे देश की नहीं है, ये आपकी है अमेरिका की। ठीक है, अमेरिका में क्या होता है, जो शासन का जो मुखिया होता है, ठीक है, मुख्य जो शासन की बागडोर होती है वो राष्ट्रपति के हाथ में होती है। वहां पर प्रधानमंत्री के हाथ में नहीं होती है, वहां पर होती है राष्ट्रपति के हाथ में। जबकि हमारे यहाँ किसके हाथ में होती है? प्रधानमंत्री के हाथ में। ठीक है, दूसरा है राष्ट्रपति और एकात्मक, तीसरा है संसदीय और संघीय, चौथा है संसदीय और एकात्मक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, संसदीय। संसदीय और संघीय, यानी कि हमारे यहाँ जो शासन व्यवस्था है वो कैसी है? संसद देखती है, और संघीय का मतलब है एक केंद्र और उसके बहुत सारे राज्य। ठीक है, वो सभी मिलकर अपने देश की शासन प्रणाली या शासन व्यवस्था को देखते हैं। और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53। अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचित क्षेत्र आरक्षित हैं? पहला है 84, दूसरा है 47, तीसरा है 74 और चौथा है आपका 48। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 53 का वो हो जाएगा पहला 84। बाकी की क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या मेरे चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, सब्सक्राइब का बटन रोज रोज नहीं दबाना होता है, केवल एक बार दबाना होता है जब आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप बार बार सब्सक्राइब के बटन को दबाएंगे तो वो आपका जो मेरा जो चैनल है वो आपके फोन से अनसब्सक्राइब हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही बार दबाना है बस सब्सक्राइब का बटन, और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है, लाइक तो करके ही जाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।